प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है जो नीचे दिए गए रेशनल नंबर है वो इक्वल है कि नहीं इक्वल है, वो हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हम ये समझेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो मैंने पहले से डिफिनेशन लिख के रखा हुआ है रेशनल नंबर का। ठीक है, लेकिन रेशनल नंबर में और फ्रैक्शन में लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपके बुक में भी रेशनल नंबर के बगल में फ्रैक्शन का डिफिनेशन दिया, तो हम थोड़ा समय देखिए, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 1/2 क्या फ्रैक्शन है? ठीक है, तो आपको सबको पता फ्रैक्शन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि -1/2 फ्रैक्शन है कि नहीं है। हो सके तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लेकिन ये पूरा जो क्वेश्चन है ये खत्म होने के बाद, ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा -1/2 क्या है। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन और है जो इसके बीच में आएगा। ठीक है, आपको सबको क्लास 7th में ये बात जरूर होना चाहिए, और ये क्वेश्चन हमेशा 7th के पहले टेस्ट में ही आ जाता है बच्चों में, कि इसका आंसर क्या होगा, 0/1 का आंसर क्या होगा और 1/0 का आंसर क्या होगा। हो सके तो इसका भी आंसर अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो तो बहुत अच्छा होगा लिख देना, क्योंकि इसकी जरूरत थोड़ी जगह पड़ेगी। ठीक है, इसमें से एक की तो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरे की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। चलो, तो आप बात आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल विच इज इक्वली डिवाइडेड। ठीक है, तो फ्रैक्शन जो होता है ना, किसी होल का एक पार्ट होता है, लेकिन उसमें भी एक खास बात है कि वो पार्ट हमेशा इक्वली डिवाइड होना चाहिए। मतलब एक होल मतलब एक किसी पूरे चीज का एक हिस्सा होता है, वो इक्वली डिवाइड। इसका मतलब ये है कि ये तो फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन ये फ्रैक्शन है। ये बात क्लियर है? ठीक है, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन है, क्योंकि ये इक्वली डिवाइड नहीं है। ये बात क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग चलेंगे तो हम लोग इसके रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन में ये होता है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर जो बताता है वो ये बताता है कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है। हम यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हम नीचे 2 लिखेंगे। अब उसमें से कितना पार्ट हम ले रहे हैं, मान लो कि इसमें से मैंने कोई पार्ट नहीं लिया, तो हम यहाँ 0 लिखेंगे। ठीक है, तो देखो वो जो क्वेश्चन था उसका आंसर यही होगा कि अगर 0/2 रहेगा तो इसका आंसर 0 आता है, 0/1 भी रहता है तो इसका आंसर 0 आता है, और 0/10 भी रहेगा तो इसका आंसर 0 आता है। ठीक है, दूसरे वाले की कोशिश करना आप आंसर देने की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 0/2 है, हो सके तो रीजन भी बताना, दो रीजन है उसका, वो आंसर क्यों आता है। ठीक है, तो फिजिक्स का रीजन अलग है, मैथमेटिक्स का रीजन अलग है। ठीक है, तो हो सके तो फिजिक्स मैथमेटिक्स दोनों का रीजन बताना कि इसका आंसर 1/0 का आंसर क्या आता है। फिजिक्स के रिस्पेक्ट में भी आंसर और मैथमेटिक्स के रिस्पेक्ट में आंसर अगर दे सकते हो दे देना जरूर। ठीक है, तो अगर हम इसमें से कुछ नहीं लेते तो 0/2 है, 2 पार्ट्स है, तो उसमें से हमने कुछ नहीं लिया तो हमने 0 लिया। ठीक है, तो 0/2 का आंसर 0 आता है। ठीक है, अब मान लो मैंने एक पार्ट लिया इसमें से, तो हम ये वाला हिस्सा ले लिया, तो इसका मतलब क्या है, इसका हाफ पार्ट ले लिया। अगर इसको देखना चाहो तो ये 0.5 आता है, मतलब ये हाफ है, वैसे भी देख लो ये 0.5 आता है, तो मैंने हाफ हिस्सा इसमें से ले लिया। मान लो कि हम इसमें से 2 पार्ट ले रहे हैं, ये और ये दोनों ले रहे हैं, तो देखो 2 लोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने पूरा हिस्सा ही ले लिया 1। तो ये थोड़ा सा विजुलाइज करना सीखो। ठीक है, अब उसके बाद हम देखो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके बता रहे हैं। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते, नीचे हमको क्या बताते हैं वो कितने पार्ट में डिवाइड है, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो हम अगर उसमें से कोई हिस्सा नहीं लेंगे तो वो 0 आएगा, तो इसका आंसर 0 हुआ। ठीक है, अगर हम उसमें से एक हिस्सा लेते हैं, एक पार्ट लेते हैं, सिर्फ 1 पार्ट लेते हैं, तो ये 1/4 आएगा। अगर 2 पार्ट्स लेते हैं तो देखो, और देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/2 आएगा। देखो हाफ लिए ना, देख रहा है ना, हाफ लिए तो हाफ आ रहा है। ठीक है, अगर हम 3 हिस्सा लेते हैं तो 3 आ रहा है, 4 लेंगे तो 1 आ जाएगा, 4/4। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर। अब थोड़ा हम इसको नंबर लाइन पे देखते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे देखो देखते हैं, तो यहाँ मान लो 0 है, यहाँ 1 है, तो हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें से 3/4 पार्ट ले रहे हैं, तो 4 में से 3 पार्ट ले रहे हैं, 1 2 3 थर्ड पार्ट ले रहे हैं, तो देखो इतना हिस्सा ले लिया, इतना छोड़े। देखो वो इधर से भी डायग्राम से विजुलाइज है ना, ये इक्वली डिवाइडेड है। ठीक है, अब देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट और आता है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि हुआ क्या कि पहले तो हम क्या कर रहे थे कि हम 1 का ही पार्ट कर रहे थे, लेकिन आगे समस्या ये आया ना कि हमारे पास आई मान लो 3 ब्रेड। ठीक है, हमारे पास आई 3 ब्रेड और हमको इसको 2 भाग में बांटना है, तो 2 भाग में बांटना है, मतलब 2 लोगों में बांटना है। तो होगा क्या कि ये हिस्सा तो पूरा एक आदमी लेगा और ये हिस्सा पूरा एक आदमी लेगा, लेकिन और ये जो हिस्सा बचा है ये दूसरा आदमी लेगा। हुआ क्या कि हम 1 से आगे निकल गए। पहले तो लोग समझते हैं, पहले बनाते हैं, फिर वो धीरे धीरे इसी तरह नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर में हुआ, फिर उसके बाद इंटीजर्स आया। तो उसी तरह इसमें हुआ क्या कि पहले तो होल नंबर का डिफिनेशन फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ होल व्हिच इज इक्वली डिवाइडेड। अब ये डिफिनेशन अच्छा बरकरार रहा, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए उन्होंने क्या बताया कि जो फ्रैक्शंस होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक फ्रैक्शन होता है प्रॉपर और दूसरा फ्रैक्शन होता है इम्प्रॉपर। ठीक है, अब ये दोनों आप जानते भी होंगे। प्रॉपर का मतलब फ्रैक्शन ये होता है कि ये जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा बड़ा होगा न्यूमरेटर से। ऐसे केस में क्या होता है ना, 1 के अंदर में रहेगा वो। लेकिन जब केस कुछ ऐसा है 5/4 जैसा, जब डिनोमिनेटर छोटा हो जाए और न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, तो ऐसे केस में वो 1 के आगे निकल जाता है, और जब भी 1 के आगे निकल जाता है तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करते हैं, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं करते। होता तो फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो हम कभी ये आगे बढ़ा 2 और ये इक्वली पार्ट्स में डिवाइड है, तो हम कहीं इस जगह की बात करें 5/4 में। इसको और भी है, और भी चीज़ें अगर बताएंगे जब रिप्रेजेंटेशन बताएंगे तो, लेकिन यहाँ पे ये पार्ट है, और इससे मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना और मिक्स फ्रैक्शन से इसमें कन्वर्ट करना, ये सब 8th क्लास की चीज़ है, तो हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन एक सिंपल सी चीज़ है कि ये 4 जो है, मतलब ये किसी जो 4 है वो नीचे बता रहा है कि वो किसी को 4 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है किसी चीज़ को। अगर किसी चीज़ को 4 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये उससे बड़ा हो जा रहा है। तो एक बात आप हमेशा समझना कि ये 1/4 बता रहा है, ये 2/4, ये 3/4, ये 4/4, ये 5/4 बता रहा है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, ऐसे सिंपली मैंने बता दिया है। तो दूसरा तरीका ये है कि आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखो फ्रैक्शन की चीज़ें समझा दी हैं, और फ्रैक्शन क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। एक होल का एक हिस्सा होता है जो इक्वली डिवाइडेड होता है। ठीक है, उसको और अच्छा बनाने के लिए हुआ क्या कि उसमें मतलब फ्रैक्शंस के बाद 1, ये तो सिर्फ हम लोग 1 की बात कर रहे थे, डिफिनेशन में ये लिखा हुआ, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लाते लाते लोग इन चीज़ों को इन्वॉल्व करने लगे। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हुई कि मतलब बढ़ाया गया आगे, और इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, स्टडी करने के लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नाम देके उसको इंट्रोड्यूस किया गया, और ये चीज़ें होती हैं फ्रैक्शन। तो अब आते हैं आगे
रेशनल नंबर तक कि रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। देखो क्लास नहीं दे रहा हूँ प्रॉपर, मेरे को इसको सॉल्व कराना है, तो मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करता है, ए टू जेड छोटी छोटी बातें में डिस्कस करता है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है। लेकिन अभी हमको थोड़ा सा सोल्यूशन की तरफ ध्यान देना है ज़्यादा। ठीक है, और जो भी क्लासेस टाइप की चीज़ें होंगी उसको मैं कोशिश करूँगा डालने का, नहीं तो एक प्रॉपर क्लास जब लूँगा तो उसमें डालूंगा। अभी सिर्फ सोल्यूशन की बात करो तो कोशिश करेंगे सोल्यूशन कराने की। ठीक है, तो ये होता है फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है कि रेशनल नंबर इज डिफाइंड एज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो रेशनल नंबर क्या होता है ना कि रेशनल नंबर जो होता है वो कोई भी नंबर जिसको p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मतलब कोई भी नंबर ले लो, अगर उसको p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, और वहाँ p होगा इंटीजर, ठीक है, और q होगा इंटीजर। ठीक है, मतलब p q इंटीजर हो सकते हैं। ठीक है, where p and q आर इंटीजर, और ये जो q है ये q नॉट इक्वल टू 0। अब समझ रहे हो ना कि वो 2/0 या 1/0 का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ q नॉट इक्वल टू 0 मतलब इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो गया तो वो फ्रैक्शन है। तो हम थोड़ा सा इसको एग्जांपल समझ लेते हैं, और जो अभी तक आपने पढ़ा उसके बिहाफ में बात करेंगे। ठीक है, पहली बात अगर हम 5 की बात करें तो 5 एक रेशनल नंबर की नहीं है, तो हम इसको क्या p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ देखो 5/1 लिख सकते हैं, तो अगर 1 से डिवाइड करोगे तो ये 5 ही आएगा, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। ठीक है, तो पता है ना इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, देखो तो ये आ गया, ये भी इंटीजर आ गया। अब देखो इंटीजर ये आ गया, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, इसका मतलब क्या है कि ये p है, ये भी इंटीजर, ये q है, ये भी इंटीजर, और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक रेशनल नंबर है। पहला चीज तो ये हो गया, ये p था, ये q था, q नॉट इक्वल टू 0 था, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर हम -5 की बात करें, ठीक है, तो -5 है तो -5/1 लिख सकते हैं ना। तो ये भी क्या है, ये एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। ठीक है, और इसका जो q है वो नॉट इक्वल टू 0, तो -5 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा कि 5 एक रेशनल नंबर है, -5 रेशनल नंबर है। अब ठीक है, अब हम देखते हैं कि 1/2 देखते हैं, 1/2 रेशनल लगने, ऑब्वियस सी बात है, ये भी है इंटीजर, ये भी इंटीजर, और ये नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर है। अब आते हैं कहाँ पे, अब आते हैं -1/2 पे, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो -1, इसको आप -1 लिखोगे, अगर ये -1 है तो ये क्या आएगा, देखो इसको ये -1 लिखोगे तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो और ये नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक रेशनल नंबर, मतलब -1/2 भी रेशनल नंबर, पता चल गया -1/2। अब देखो चीज़, अगर ये -1/2 है, ठीक है, तो हम अगर इसको इंटू -1 ऊपर कर दें, -1 से ऊपर इंटू कर दो, -1 से नीचे इंटू कर दें, तो ये देखो क्या आएगा, 1/-2 आ जाएगा, तो माइनस वाली साइन नीचे आ जाएगी ना। अगर मान लो ये 1/2 से इंटू 1 इंटू -1 यहाँ पे है और इंटू 2 यहाँ पे है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 नीचे आ जाएगा ना। ठीक है, तो हम हर रेशनल नंबर में क्या करता है, पुरानी किताब में, तो अगर रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है तो ये माइनस साइन हमेशा ऊपर डाल दिया करो आप। ठीक है, तो जैसे ये लिखा हुआ है, लेकिन आपको ऐसा ही मिलेगा, अगर ऐसा मिलता है तो आप उसको -1 से इंटू करके आप इसको ऊपर मिला सकते हो। मतलब ये सब कहने की बात है। अगर मान लो कि -1/2 लिखा हुआ है और 1/2 लिखा हुआ है, तो ये दोनों सेम ही चीज़ है एक तरीके से। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, ये समझाना चाहता था। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब मान लो कि आ गया 5/0 आ गया, तो ये 5 है, ये 0 है। अब बताओ भाई, ये इंटीजर है, ये तो है, ये भी 0 भी इंटीजर होता है, लेकिन ये q नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, 0, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। बात क्लियर। ठीक है, अब एक चीज़ पे और आ जाते हैं, अब एक नंबर और ले लेते हैं, 0.7 ले लेते हैं। 0.7 लेंगे तो 0.7 जो होता है आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये पॉइंट हटा के नीचे 10 लिखोगे तो आपको मिलेगा 7/10। देखो ये क्या है, इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, लेकिन ये q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी है। अब मान लो -0.7 ले लेते हैं, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, यहाँ भी माइनस लगा देते हैं, तो ये भी इंटीजर है, ये q नॉट इक्वल टू 0 है, देखो ये भी हो गया रेशनल। तो हम जितने तरह के नंबर अभी तक देखे वो सब क्या है, रेशनल नंबर है, और ये वाला रेशनल नंबर नहीं है। अब बात क्लियर हो गया, तो हम हर तरह के नंबर को डील करिए, मतलब करीब करीब जितने तरह के नंबर होते हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब देखो ये होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर समझ में आ गया। अब देखो एक चीज़ समझ लो, अब हुआ क्या, तो हमको यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड की है कि जो रेशनल नंबर होता है वो हर तरह का नंबर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 भी रेशनल नंबर था और -1/2 भी रेशनल नंबर था, तो 1/2 तो फ्रैक्शन भी था। तो यहाँ से तुम एक चीज़ कर सकते हो कि सभी जितने फ्रैक्शंस होते हैं ना वो रेशनल नंबर होता है। अभी हम और अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, और -1/2 क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, कई लोग इसको फ्रैक्शन ही बोलते हैं, बहुत लोग इसको फ्रैक्शन ही बोलते हैं, -1/2 फ्रैक्शन। अब ये बताना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि -1/2 फ्रैक्शन क्यों नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। -1/2 फ्रैक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन का डिफिनेशन है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, एक होल का हिस्सा होता है। ठीक है, कोई हिस्सा माइनस में एग्जिस्ट करता है, कभी रोटी कभी माइनस में होती है, एक ब्रेड कभी माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो वो डिफिनेशन तो एग्जिस्ट, वो डिफिनेशन तो होल ही नहीं कर रहा है। आप इक्वल भी कर लो तो भी वो डिफिनेशन होल नहीं कर रहा है, कभी कोई क्वांटिटी माइनस में होती है, नहीं होती है। तो देखो डेवलपमेंट क्या होता है, इसलिए ये रेशनल नंबर है, ये फ्रैक्शन है। अब देखो होता है क्या, डेवलपमेंट इस तरह से होता है कि मान लो कि जैसे अभी आपको पढ़ाया गया था डेबिट के बारे में। डेबिट इसलिए पढ़ाया गया था कि देखो पहले क्या हुआ, जब जरूरत पड़ती थी काउंटिंग की, कोई मतलब कितनी गाय है क्या है, तो उसके लिए आप 1 2 3 नेचुरल नंबर आया, नेचुरल नंबर पूरा नहीं आ रहा था तो होल नंबर आया कि भाई 0 डाल लो कि किसी के पॉकेट में कुछ पैसा नहीं है तो तुम कैसे बताओगे। ठीक, उसके 10 रुपये है, उसके पास 20 रुपये है। अब तुम्हारे 3 दोस्त हैं, तीनों दोस्त के पास 3 दोस्त हो, एक के पास 10 एक के पास 20 है, किसी के पास 0 रुपये। जब उसके पास 0 रुपये तुम बता ही नहीं सकते हो ना कि उसके पास कितने रुपये हैं, तो इसको बताने के लिए क्या है, होल नंबर है, किसका 0 रुपये, 0 इंट्रोड्यूस किया गया। फिर क्या हुआ, जब आगे बढ़ते हो तो इंटीजर्स आया कि मान लो कि कोई माइनस में है, उधार में है, डेबिट में है, डेबिट अभी पढ़े हो ना, तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए इंटीजर्स आए। अब इंटीजर्स आए तो मान लो कि मनाली का टेंपरेचर -1 डिग्री सेल्सियस आ गया, मान लो कोई प्लेस है उसकी टेंपरेचर -1/2 डिग्री सेल्सियस आ गया, -1/2 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, इसको कैसे बताओगे। तो ऐसी चीज़ों के लिए फिर हम रेशनल नंबर्स पे आ गए। ठीक है, ये बातें क्लियर हुई, क्लियर हो गया कि रेशनल नंबर क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं कि एक चीज़ और समझ लो, हम एक बैग बनाते हैं। ठीक है,
इसको मैं और अच्छे से बता सकता हूँ, लेकिन ये नॉर्मली आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये रेशनल नंबर है, मान लो ये रेशनल नंबर है, ठीक है, ये रेशनल नंबर है, ये पूरा रेशनल नंबर है, इसके अंदर पूरे रेशनल नंबर है, ठीक है। अब देखो इसमें रेशनल नंबर है, तो यहाँ मान लो कि ये इंटीजर्स हैं, ये पूरे इंटीजर्स हैं, ये पूरे इंटीजर्स हैं, ठीक है। इंटीजर्स के अंदर क्या आएंगे, होल नंबर आएंगे, ये पूरे होल नंबर हैं। और ये जो है वो क्या है, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, और ये जीरो है, ठीक है। अब देखो क्या है, अब इधर मान लो ये फ्रैक्शन है, ठीक है, और इधर मान लो ये नेगेटिव फ्रैक्शन है, ठीक है। अब मान लो हम कोई नंबर ले, तो कोई भी नंबर ले लो, मान लो तुम लिए -4, तो -4 देखो इसके अंदर आ रहा है ना, कहाँ आ रहा है, इंटीजर्स के अंदर में, ठीक है, ये इंटीजर्स के अंदर में आ रहा है, ये होल नंबर है, ठीक है, ये इसके अंदर कहीं आ रहा है। अब मान लो तुमने लिया 1/2, वो यहाँ आ रहा है, -1/2 लिया, वो इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो -1/2 लेते हो, ठीक है, वो यहाँ आ रहा है। अब मान लो -1 लेते हो, ठीक है, वो इंटीजर्स में आ रहा है, 0 ले रहे हो तो वो अंदर आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर से जब बाहर निकलोगे ना, तो जो पूछते हो, चलो ठीक है, इतना नहीं जाते, बस एक क्वेश्चन पे आते हैं कि देखो अगर कोई आपसे पूछता है क्या सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन होते हैं, हाँ सभी रेशनल नंबर, सॉरी, क्या सभी फ्रैक्शन, जितने फ्रैक्शन है, देखो ये फ्रैक्शन अंदर में है ना, क्या सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं, हाँ सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन देखो अगर कोई पूछता है कि सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर, तो मान लो 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, कुछ भी ले लो, 7/4 हो गया, सब देखो इसके अंदर ही में यहाँ आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है ना, इसके अंदर आ रहा है ना, देखो ये पूरा रेशनल नंबर है। आप कोई भी नंबर लोगे, 4/8 लोगे, कुछ भी लोगे, वो यहाँ आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी फ्रैक्शन हो वो रेशनल नंबर होगा, क्योंकि वो उसके अंदर में है, ठीक है, ये बात क्लियर है। अगर मान लो कोई आपसे बोलता है कि क्या सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन होते हैं, क्या सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन होते हैं, जैसे मान लो कोई बोला कि सभी, कोई पूछता है देखो सभी फ्रैक्शन तो रेशनल नंबर होता है, क्या सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन होता है। मान लो तुमको बोल दिया गया -1/2 फ्रैक्शन है, वो तो कहीं बाहर है। और देखो इसमें थोड़ा कंट्राडिक्शन लोगों में आ सकता है, ये बात समझाने के लिए। लेकिन अब देखो सीधे सीधे ये समझ लो कि भाई कि नेगेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, कुछ भी होता है, लेकिन अब देखो थोड़ा सा लोगों के बीच में कंट्राडिक्शन आ सकता है, नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता है, लेकिन देख लो जो चीजें हैं वो यहाँ पे क्लियर कट आ रही है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछता है कि सभी फ्रैक्शंस रेशनल नंबर है, हाँ है, क्योंकि रेशनल नंबर के अंदर फ्रैक्शन। अगर कोई आपसे पूछता है क्या सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर क्या आ रहा है, उसके अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर इंटीजर्स आ रहा है, ठीक है, -1 आ रहा है, -2 आ रहा है, वो सब तो फ्रैक्शंस में आता ही नहीं था। तो इसलिए जो रेशनल नंबर वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और अच्छे से बता सकते हैं, ये सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के लिए बताए हैं। वो इसलिए समझाए हैं कि देखो एक एग्जांपल से दे देते हैं, एक एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल दे रहे हैं कि जो फ्रैक्शन है वो 3/5 है, वो रिप्रेजेंट करता है 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5 पार्ट्स। जो जैसे ये बताता है, रिप्रेजेंट करता है 3 आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स। किसी इक्वल पार्ट्स का 5 इक्वल पार्ट्स में अगर किसी चीज़ को आप डिवाइड कर रहे हो, जैसे मान लो कि ये चॉकलेट है और आप इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, तो उसमें से हम 3 पार्ट्स ले रहे हैं, वो इक्वल पार्ट्स की बात करें। लेकिन अगर वहीं हम रेशनल नंबर में बात करते हैं, रेशनल नंबर में -3/5 की बात करते हैं, -3/5, तो ये क्या बताता है, ये एक रेशनल नंबर बताता है, बट इट डज नॉट रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अ होल इन यूजुअल सेंस, ठीक है। ये किसी होल के बारे में यूजुअल सेंस में, मतलब नॉर्मली इस सेंस में नहीं बताता है कि भाई -1/3 है, वो सीधे सीधे बता रहा है कि ये पॉइंट एक चीज यहाँ पे है, ठीक है, रियल नंबर पे ये पॉइंट यहाँ पे। अब देखो इसके लिए एक चीज बता सकते हैं कि देखो इसके लिए और एक चीज बता सकते हैं कि रेशनल नंबर जो होता है, देखो अब देखो एक बात और देखना, अब देखो जैसे 4 है, अब मान लो रेशनल नंबर अगर 4 है तो 4 जो होता है 4/1 के पार्ट में लिखा जा सकता है, 4/1 में लिखा जा सकता है, तो 4 एक रेशनल नंबर है, ठीक है, 4 एक रेशनल नंबर, बट ये एक फ्रैक्शन नहीं है, बात क्लियर हो रहा है, क्योंकि इसको तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन 4 क्या है, 4 हमारा एक नंबर है जिसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम फ्रैक्शन नहीं बोल सकते, फ्रैक्शन तो इसी को बोलेंगे ना। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी पार्ट का होल। तो बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन हो गया है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो निकल के ये आती है कि हमको ये जानना है कि कोई भी नंबर हो करीब करीब नंबर लाइन पे, ठीक है, वो अभी तक जितना कुछ आप पढ़े वो सब क्या होते हैं, एक रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डाउट आपको इन सब चीज़ों में होगा, लेकिन वो बुक्स टू बुक्स थोड़ी वेरी कर सकती हैं, लेकिन हाँ ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट था वो यही है, ठीक है, कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो अब आप कोई भी नंबर ले लो, अभी तक जो भी आप पढ़े हो वो सारे होते हैं रेशनल नंबर, ठीक है, माइनस हो गया, प्लस हो गया, कोई भी नंबर हो सब इसी के अंदर आएगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होता है समझ में आ गया। कोई आपसे कुछ भी पूछे तो वो रेशनल नंबर होता है। एक फ्लो चार्ट भी होता है रेशनल नंबर का, ठीक है, तो वो भी डिस्कस किया जा सकता है कि इधर आता है रेशनल नंबर और इधर आता है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जितने ये सब चीजें होती हैं ये सब इनके अंदर आते बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेशनल और इरेशनल, रेशनल नंबर और फ्रैक्शंस में डिफरेंस जो अमूमन आपको जानना था, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ थोड़ा सा डाउट हो रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ मतलब डाउट करने की चीज नहीं है। 3/5 अगर आपका लिखा हुआ है तो ये एक फ्रैक्शन को बताता है, लेकिन -3/5 जो है वो एक रेशनल नंबर है, वो किसी होल का एक पार्ट नहीं बताता। होल का पार्ट नहीं बताने का मतलब आप समझते हो ना कि माइनस में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, जो मैं पहले बता चुका हूं। जैसे आपको एक बार और बता ही दे रहा हूँ, जैसे अगर मान लो कि 3/5 करते हो तो 3/5 एक्चुअली किसी चीज का 3 हिस्सा बता रहा है जो इक्वली डिवाइडेड, लेकिन -3/5 क्या बता रहा है कि -3/5 कोई होल माइनस में एग्जिस्ट करता नहीं करता है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यही है कि 4 जो है वो क्या बताता है, एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये एक फ्रैक्शन 4 एक फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन कब हो जब वो किसी चीज का पार्ट होगा, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका हमारे पास है, ठीक है। चलो पहला तरीका देखते हैं। पहला तरीका ये है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दो, इन क्वेश्चंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दो, इसको भी सिंपलेस्ट में ला दो, इसको भी सिंपलेस्ट में ला दो। अब किसी चीज को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का मतलब क्या होता है कि इसको सिंप्लीफाई कर दो कि उनके बीच में जो फैक्टर है, जैसे ये एक नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, हमको इन दोनों रेशनल नंबर
बताना है कि ये रेशनल नंबर इस रेशनल नंबर के इक्वल है कि नहीं। तो पहला तरीका क्या होता है कि हम दोनों को सिंप्लीफाई कर दें सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होता है कि इन दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो वो सिंप्लीफाई हो गया। तो उसको और दूसरे वर्ड में बोलते हैं कि उसको को प्राइम बना दो, ठीक है। ये बात क्लियर है कि को प्राइम बना दो, ये चीज़ होता है, ठीक। तो अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं। अब हम इसको एक मेथड से सॉल्व करके बता दे रहे हैं कि आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दो। तो देखो ये 2/3 सिंपलेस्ट फॉर्म में है और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो ये कटेगा, तो ये भी आ जाएगा 2/3। तो ये हमारा यहाँ से हो गया, ये दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है, इसलिए इक्वल होगा। अब देखो ये 5/4 है, अब ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसका कॉमन फैक्टर 1 है और ये इक्वल हो रहा है किसके बराबर में 5/4 के। देखो इसको करो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो 5/4 आएगा, देखो ये भी इक्वल है। अब ये देखो ये -3/5 है और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करो -3/5 आ रहा है, ठीक है। इस केस में देखो ये भी इक्वल है। अब देखो अब ये क्या है 9/3 है और ये इक्वल टू तो पहले नहीं लिखा जा सकता है। अब उसके बाद देखो क्या है 3/1 है। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी 3 आ रहा है क्योंकि ये कट रहा है ना 3 से, तो ये भी 3 आ रहा है। तो 3/1 और 3/1 देखो दोनों आ रहा है, या फिर इसको 3 लिख दो, इसको सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर, इसलिए आंसर है। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका जो आपके बुक में दिया हुआ है वो देखो। चलो तो अब इसको इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग आपके बुक के मेथड से सॉल्व करते हैं जैसे उसने बताया, लेकिन उससे सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं कि बुक में जो प्रोसीजर बता रहा है वो मतलब ट्रू क्यों है, ठीक है, उसको समझते हैं। जैसे आपके बुक में क्या दिया हुआ है कि अगर देखो ये बात बहुत जरूरी है समझना। आपके बुक में दिया हुआ अगर मान लो कि AB एक रेशनल नंबर है, ठीक है, और दूसरा CD एक रेशनल नंबर है, ठीक है, ये दो रेशनल नंबर है। अगर AD = BC हो गया तो ये दोनों रेशनल आपस में इक्वल हो गया। तो ऐसा हो क्यों रहा है थोड़ा सा वो समझते हैं, उसके फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग देखो ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोग देखो पहले मान लेते हैं कि हम लोग ये मानते हैं कि AB जो है वो CD के बराबर है। हम लोग पहले इस चीज़ को मान लिया कि ये ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप एक चीज़ समझो कि अगर हम इन दोनों में दोनों साइड में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करते हैं कि इधर हम सबसे पहले D से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग मैं थोड़ा आसान बनाने के लिए 2 पार्ट्स में कर रहा हूँ तो एक बार में भी आंसर ला सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा D से तो देखो A × D आ जाएगा, अपॉन में B आएगा और यहाँ C × D × D आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये D कट जाएगा और यहाँ ऐसा कुछ बचेगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब उसके बाद क्या होगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ D से मल्टीप्लाई कर दिया विथ B से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो A × D × B अपॉन में B × C × B, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर दो तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखो ये आ जाएगा नॉर्मली AD × BC। इसका मतलब क्या होता है कि AD × CB और CB को आप मल्टीप्लाई या कम्युटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो BC भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमको ये आ गया AD = BC, ये आ गया। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि हम ये मान के चलते कि A/B C/D इक्वल है, हम ये मान लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मानना, हमने ये मान लिया। अगर हमने ऐसा माना कि ये इक्वल है तो जाके क्या होगा, तो इसका मतलब है कि ये भी इक्वल है, समझ रहे हो, ये चीज़ निकल के आता है। इसका मतलब क्या, अगर आप ये निकाल दे तो AD की वैल्यू BC के बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो चलो हम सिर्फ इनकी वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद बता देंगे कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं और शुरू होते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। हम लोग पहले लेते हैं लेट A/B = 2/3 एंड C/D = 4/6, ठीक है। हमने ये ले लिया। अब देखो आगे प्रोसीड करते हैं। अब हमने तो A की वैल्यू 2 हो गई, B की वैल्यू 3 हो गई, C की वैल्यू 4, D की वैल्यू 6, ठीक है। तो अब देखो क्या करते हैं, लिख देते हैं नॉर्मली हम लोग सिंस AB = CD इम्प्लाई दैट AD = BC, ठीक है। तो अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर है, ये ओनली इफ कंडीशन मतलब ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, मतलब इससे आप ये भी ला सकते हो, इसे ये प्रूफ कर दो तो ये भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलो तो हम लेके चलते हैं AB को लेके चलते हैं, AD को लेके चलते हैं, ठीक है। AD को लेके चलते हैं तो A की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू 6 है, तो ये हमारे पास आ गया 12। अगर अब देखो अब क्या है, अब हमको लेके चलना है BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, B की वैल्यू 3 है और C की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू 4 है तो ये आ रहा है 12। सिंस AD = BC इम्प्लाई दैट A/B = C/D इम्प्लाई दैट 2/3 = 4/6, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। 5/4 है, 5/4 एंड 10/8, ठीक है। 5/4 और 10/8 है, ठीक है। तो यहाँ से ही शुरू कर देते हैं, बार बार लिखने की जरूरत है। लेट A/B = 5/4 एंड C/D = 10/8, ठीक। तो हमने C/D को अब देखो सिंस A/B = C/D लिखा हुआ है तो इफ़ एंड ओनली इफ AD = BC, ठीक है। अगर AD = BC होगा तो ही ये होगा और ये होगा तो ये होगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं, AD की वैल्यू निकालते हैं। AD की वैल्यू क्या आ रही है, A की वैल्यू 5 आ रही है, D की वैल्यू 8 आ रही है और इसको सॉल्व करोगे तो इम्प्लाई दैट, यहाँ इम्प्लाई दैट लगा दो इक्वल टू साथ साथ में, तो ये 40 आ रही है और यहाँ पे आपकी आ रही है BC की वैल्यू क्या आ रही है, BC की वैल्यू रख दो, B की वैल्यू 4 है और C की वैल्यू 10 है, ठीक है। इम्प्लाई दैट ये भी 40 आ रही है। सिंस AD = BC है, ठीक है, इम्प्लाई दैट अगर ये बराबर है तो ये बताता है कि AB = CD है, इम्प्लाई दैट 5/4 = 10/8, ठीक है। तो इक्वल है, ठीक है। देखो ये दोनों इम्प्लाई दैट ये इक्वल है, आप ऐसे लिख दो तो ये हो गया। देयरफॉर लिख दो, देयरफॉर
बोथ आर इक्वल, ठीक है, यहाँ भी लिख दो, ठीक है। ये तरीका प्रॉपर तरीका लिखने का। और आपको इतना इफ एंड ओनली इफ नहीं समझना है, ठीक है, बस इतना समझो कि अगर मैंने मल्टीप्लाई किया उस तरीके से, अगर इसी में आप डिवाइड कर दोगे तो ये भी आ जाता है, तो दोनों सही है। अगर आप ये प्रूफ कर दो तो भी आ जाएगा, और ये प्रूफ कर दो तो ये भी सही है, ठीक है। चलो अब मैं तीसरा क्वेश्चन करता हूँ। और ये लिखने का तरीका है, आपसे कुछ छूट जाएगा तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जब तक कोई बहुत बेकार टीचर आपके साथ ना हो क्लास में, ठीक है। मैथ से मतलब रखनी चाहिए। यहाँ से शुरू करते हैं। लेट a बाई बी इक्वल टू -3/5, ठीक है, एंड c बाई डी जो होगा वो आएगा -6/10, ठीक है। मेरा पुराना वाला तरीका और अच्छा था, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो भी बहुत अच्छे तरीका है, उससे भी सही होगा, ठीक है। टीचर्स बोलेंगे तो आप उससे भी सॉल्व कर देना, ठीक है। ये आ गया। तो सिंस जैसा कि हम जानते हैं कि a बाई बी इक्वल टू c बाई डी होता है इफ एंड ओनली इफ ए डी इक्वल टू bc, ठीक है। ये इसके बराबर होगा जब ए डी बराबर, दोनों सही है, ठीक है। इससे ये आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा। तो चलो ए डी की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू है -3, डी की वैल्यू है 10 इक्वल टू इम्प्लाइड एट -30, और ए डी के बाद आ गया bc की वैल्यू। bc की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई आपके पास 5, और c की वैल्यू आ गई -6, ये आ गया -30, ठीक है। सिंस अब ए डी आ गया bc के बराबर, इम्प्लाइड एट ये बताता है कि ए बी अपॉन में bc जो है वो इक्वल हो गया। इम्प्लाइड एट ये हो गया कि -3/5 जो है वो बराबर हो गया -6/10। देखो आंसर यहाँ तक भी सही है, बस ऐसे लिख दो, देयरफॉर बोथ आर इक्वल, ठीक है। ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। अब देखो ये क्वेश्चन चौथा वाला, इसमें थोड़ा सा कुछ दिया हुआ है। उसमें क्या करना है कि लेट 9/3 लेट a बाई बी इक्वल टू 9/3 एंड c बाई डी इक्वल टू 3/1 लिखोगे, क्योंकि अगर डिवाइड करोगे तो भी 3 ही आएगा, तो 3/1 लिखोगे, ठीक है। अब देखो सिंस इफ एंड ओनली इफ, ये लिखना अच्छी हैबिट है कि क्यों आप कर रहे हो, नहीं तो आप सीधे भी आपके बुक में तो इसी तरह होगा, ए डी बी सी आप बराबर लिखोगे, आंसर लिख दोगे, ठीक है। तो ए डी की जो वैल्यू आ रही है, तो ए डी की वैल्यू आ रही है हमारे पास 9 × 1 इक्वल टू इम्प्लाई दैट 9, और सी डी की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, सी और डी की वैल्यू, सी सॉरी है बी सी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3 × 3, वो भी इम्प्लाई दैट 9 आ रहा है। सिंस ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है, इम्प्लाई दैट ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, इम्प्लाई दैट 9/3 इक्वल टू 3, देयरफॉर बोथ आर इक्वल। बोथ इक्वल हो गया है इसी स्टेटमेंट से, ये दोनों बराबर हो गया, वहीं इक्वल हो गया, ठीक है। तो बस लिखने का तरीका है कि अगर ये इक्वल हो गया तो ये भी इक्वल हो गया, ठीक है, क्योंकि ये इसको बता रहा है, ये इसको बता रहा है, और ये इक्वल हो गया तो हम मान के चले थे ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, इसलिए ये इसके बराबर है, ये इनके बराबर है, तो ये इसके बराबर, ये भी इक्वल हो गया, तो इसलिए देयरफॉर बोथ आर इक्वल, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका।